नमस्कार, जोहार। नई दिशाएं में मैं कीर्ति चौहान आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारा जो भारतवर्ष है वो एक कृषि प्रधान देश है। फिर भी अगर आप हमारे किसानों से बात करेंगे ना, तो वो अपने बच्चों को किसान नहीं बनाना चाहते हैं। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, जॉब्स की एक लंबी लिस्ट है जिसमें किसान कहीं नहीं आते हैं। पर हमारे आज के मेहमान की सोच इससे बिल्कुल विपरीत है। वो खुद पुणे में एक बैंक में जॉब करते थे, पर कोरोना के दौरान उन्होंने वो जॉब छोड़ी और अपने आप को खेती की ओर रुख करवाया। और आज के डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या फिर सैटेलाइट सेंसर्स हो, हर एक तरीके के नवाचार का इस्तेमाल करके वो खेती कर रहे हैं। हम कह सकते हैं कि वो स्मार्ट खेती कर रहे हैं। एक शख्स जो पहले खुद जॉब कर रहे थे, वो आज औरों को जॉब दे रहे हैं। तो चलिए हमारे आज के मेहमान से मिलते हैं, जिनका नाम है विनोद कुमार, और स्मार्ट खेती पर उनसे चर्चा करते हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार। सबसे पहले तो हम आपके मोटिवेशन के बारे में ही जानना चाहेंगे कि क्या कुछ आपको ऐसा मोटिवेट किया कि आपने सोचा कि खेती करनी चाहिए, और वो भी इतने सारे इनोवेशंस के साथ। इसके बारे में विस्तृत रूप से मैं बताना चाहूँगा। मतलब कोरोना के दौरान जिस तरह से सोसाइटी में जो चीज़ें चल रही थी, उस समय मेरे मन में जो पैंडेमिक चल रही थी, उस दौरान मेरे मन में एक पीड़ा आई कि मतलब ये क्या हो रहा है सोसाइटी में। और मैं चूँकि उस समय महाराष्ट्र पुणे में रहता था, तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं झारखंड में जाऊं। और जिस तरह से कोरोना के दौरान बेरोजगारी हो रही थी, लोगों के पास रोज़गार नहीं था, तो उसी दौरान मैं झारखंड आया। और झारखंड में आने के बाद भी मतलब अचानक से मेरे मन में नहीं आई खेती। हुआ यूं कि मैं पहला मकसद मेरा था कि मैं लोगों के लिए रोज़गार कैसे मुहैया करा पाऊँ। तो उस दौरान दिक्कत मैं देख रहा था स्किल्ड लेबर और नॉन स्किल्ड लेबर। तो जहाँ लोग कुशल लेबर हैं, जो मजदूर हैं, उनको कामकाज मिल जा रहा था, लेकिन जो लोग कुशल मजदूर नहीं हैं उनको कामकाज नहीं मिल रहा था। तो इसी दौरान मुझे आइडिया आया कि मैं रोज़गार तो देना ही चाहता हूँ, तो मैं खेती की ओर क्यों ना अग्रसर करूँ। और कहीं ना कहीं खेती में जाने के लिए और एक मोटिवेशन ये भी था कि इस इंडस्ट्री, जो ये खेती की इंडस्ट्री है, फार्मिंग इंडस्ट्री जो है, हमेशा मतलब आप देखिए हर जगह में लॉस मेकिंग इंडस्ट्री रही है। तो वो भी एक मैं चैलेंज एक्सेप्ट करना चाह रहा था कि मतलब जो ये इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री में मैं जाऊं और वो लॉस मेकिंग कैसे है, उसको कैसे मैं उससे बेहतर आगे बढ़ पाऊं। और ये एक सोच आई और इस सोच के साथ मैं खेती में उतरा। जी विनोद जी, स्मार्ट खेती मैंने कह दी, लेकिन ये स्मार्ट खेती है क्या? किस तरीके से आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ कर रहे हैं, सैटेलाइट को यूज़ कर रहे हैं, इसके विषय में विस्तार से बताइए। हाँ, तो इसकी अगर स्मार्ट खेती की मैं बात करूं तो टूल्स टेक्निक को बात करने से पहले मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। जब मैं खेती में आया तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे हाई प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट मेकिंग मुझे काम करना है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो पाए। तो उसकी एक जर्नी हुई। उसके लिए मैंने सोचा कि मैं कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कर पाऊँ। खेती में अक्सर होता क्या है कि लोग जैसे मैंने जो एनालिसिस किया और जो चीज़ें देखी, और एक मंत्र भी है इस सब्जी या खेती में जो आप काम करते हैं कि आपको अच्छा मुनाफा तभी होता है जब आपको बाजार, मतलब मौसम और मंडी, ये दो चीज़ों ने आपका साथ दिया, तभी आप अच्छा पैसा अर्न कर सकते हो। अदरवाइज आप पैसा अर्न नहीं कर सकते हो। तो उसके लिए मेरी जो पहली स्ट्रेटजी थी कि मैंने हाई वैल्यू क्रॉप पे काम करना स्टार्ट किया। जब इनिशियली मैंने जब खेती स्टार्ट किया तो मतलब कि अधिक मूल्य वाले जो फसल हैं उनको निकालने का, ताकि मैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कर पाऊँ। और उस तरह से मैंने स्टार्ट किया। उसके लिए मैं क्या करता कि अगैती खेती और पिछैती खेती पे ज़्यादा ध्यान देता था। जैसे कि एक एग्जाम्पल के लिए मैं बोल सकता हूँ कि जैसे फूल गोभी जो होती है ठंड के मौसम में आती है ज़्यादातर फूल, और उस समय अगर आप देखेंगे तो मार्केट में आपको 10 रुपये 15 रुपये किलो आपको फूल गोभी मिल जाएगा। लेकिन वो लोग जो फूल गोभी बरसात में निकाल पाए तो उसका मतलब रेट होता है 80 रुपये 90 रुपये 60 रुपये केजी होता है। तो इस तरह से मैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कर पाया। तो सबसे पहले वही हाई वैल्यू क्रॉप पे मैंने काम किया कि मुझे अगैती फसल और पिछैती फसल निकालना है जो कि मुझे रेट अच्छा दे पाए। ये काम करने के बाद मुझे जो है कॉस्ट कटिंग करना था, ताकि मैं मतलब प्रॉफिट ज़्यादा कर पाऊँ।
होता क्या था कि इनिशियली जो है खेती में जैसे स्मार्ट फार्मिंग की बात कर रहे हैं, तो स्मार्ट फार्मिंग जैसे मैं जो टूल्स यूज करता हूँ कि मैं अभी ऑटोमेटेड इरिगेशन सिस्टम यूज करता हूँ। जी। ऑटोमेटेड इरिगेशन सिस्टम से मुझे क्या बेनिफिट होता है कि मुझे मेरे मुताबिक मैं अपने मोबाइल से ही कंट्रोल कर पाता हूँ, और मैं अपने बागान में जो भी जिस एरिया में मुझे इरिगेशन करना है, पटवन करना है, तो वहाँ पे मैं इजीली अपने मोबाइल के थ्रू मैं पानी दे पाता हूँ। इसके अलावा जैसे मुझे मौसम की जानकारी, उसका भी यंत्र हमारे यहाँ लगा हुआ है कि मुझे मौसम की जानकारी में क्या होता है जनरली कि बारिश होने वाली है, हवा का तापमान कैसा है, हवा का प्रेशर कैसा रहेगा, तो ये भी यंत्र मेरे यहाँ लगा हुआ है। इसके अलावा हमारे यहाँ एक यंत्र लगा हुआ है जिससे मुझे प्रिवेंटिव मतलब क्या कहते हैं कि पौधों में कोई बीमारी पड़ने वाली है, उससे पहले उसके बचाव रख रखाव के लिए क्या छिड़काव करना है, तो उसके लिए भी मैंने यंत्र लगाया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें यंत्र जो है मुझे काफ़ी फ़ायदा पहुंचाती है। तो इन सब यंत्र के कारण ही आप बोल सकते हैं कि मैं स्मार्ट फार्मिंग कर रहा हूँ। जी, अगर हम झारखंड के फार्मर्स की बात करें, झारखंड के फार्मर्स ही नहीं, कहीं पर भी अगर आप किसानों को कोई भी नई चीज़ बताते हैं, कोई नई ट्रेनिंग देना चाहते हैं, तो उनको समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर आप उनको एक नई तकनीक दे दें, मान लीजिए अगर वो छिड़काव के जो तरीके उससे अगर वो खेती कर रहे थे, आप उनको बोले कि आप लाइन में लगाइए, सीरी विधि से करिए, तो भी उनके मन में बहुत झिझक होती है कि नहीं करेंगे। ऐसे में आप इतने सारे न्यू टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजीज़ अगर उनके सामने लेकर के आते हैं तो कितना मुश्किल होता है उनको समझाना। इसमें बोल सकते हैं ये सिर्फ खेती में नहीं, ये हर एक फील्ड में ऐसा है, लोग फॉलोवर ज़्यादा होते हैं। जी। मतलब लोग फॉलो करना चाहते हैं, मतलब एक प्रमाण देखना चाहते हैं कि वो प्रमाण वो प्रमाणिक है कि नहीं, तब वो हिम्मत जुटा पाते हैं लोग, और ऐसे कम लोग होते हैं। लेकिन फिर भी जो चीज़ें मैंने की हैं हमारे यहाँ, हमारे क्षेत्र में मतलब लोग हैं जिस एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ मैं खेती कर रहा हूँ, लोग उसको अब देख रहे हैं और चीज़ों को समझ पा रहे हैं। और हमारे यहाँ लोग आते, अलग अलग जगह से लोग आते, और उसको मतलब कह सकते हैं कि अब धीरे धीरे वो आत्मसात कर रहे हैं। जी, मतलब समझाने से अच्छा ये तरीका है कि आप उनके सामने ऐसा एग्जाम्पल रखिए कि वो खुद ही उसमें इंडल्ज होने के लिए तैयार हो जाए। हाँ। आपने बताया कि इससे आपको बहुत फ़ायदा हुआ है, तो कितना का अंतर आ गया पहले जो आपकी जो नॉर्मल तरीके से खेती हो रही थी उसमें और अब में, कितना का फ़र्क है? अगर इस तरह से बात की जाए तो काफ़ी का अंतर है। मैं बोल सकता हूँ कि 100% का अंतर है। क्या होता है कि जब आप ट्रेडिशनल तरीके से, एक पारंपरिक तरीके से खेती करते हो ना, तो जो यील्ड होता है, आप जो क्रॉप होता है आप उतना नहीं ले पाते हो। एक एग्जांपल के लिए मैं शेयर करता हूँ। अगर आप ट्रेडिशनल तरीके से आप खेती कर रहे हो, तो उसमें अगर आप 1 एकड़ की आपने खीरा किया है, और उसमें खीरे का उत्पादन 1 एकड़ में हो सके 5 टन हो जाए, लेकिन मैं जिस टेक्नोलॉजी को यूज करके और कर रहा हूँ, तो मैं अभी 30 टन 40 टन में प्रोडक्शन 1 एकड़ में ले पाता हूँ। तो इस तरह का काफ़ी डिफरेंस है ये टेक्नोलॉजी यूज करने से। जी, विनोद जी, आपकी जो स्टोरी है ना वो अब एक सक्सेसफुल किसान की है, लेकिन मुझे पता है कि आपने भी बहुत सारे चुनौतियों का सामना किया होगा, तो उन सब चुनौतियों के बारे में जानना चाहेंगे। क्या कुछ चुनौतियों का सामना आपने किया? चुनौतियाँ देखा जाए तो चुनौतियाँ मेरे लिए, क्योंकि मैं जो मेरा बैकग्राउंड रहा है, मैं बैंकर था, MBA क्वालिफिकेशन था, खेती मुझे नहीं आती थी, बस एक मोटिवेशन था कि मुझे रोज़गार करवाना है, लोगों को रोज़गार में दे पाऊँ, और जो एक पिछड़ी हुई ये जो इंडस्ट्री है, खेती की इंडस्ट्री, उसमें आगे जाना है जी। तो इसमें चैलेंजेज मुझे आए इनिशियली, मतलब जो भी लर्निंग आई मुझे ऑन फील्ड आई, खेत में ही मुझे आया। तो इनिशियल बोल सकते हैं कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर मुझे मतलब काफ़ी लॉसेस हुए। जी। लेकिन मैं उन चीज़ों को करता रहा और धीरे धीरे टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ता गया, और अब चीज़ें सब बेहतर हैं। जी, जब भी कोई हम एक बहुत अलग सा पाथवे चुनते हैं तो फैमिली से कई बार होता है कि उतना सपोर्ट नहीं मिलता है। आपके फैमिली में कैसे सपोर्ट है? क्योंकि आपके बारे में जब मैं जानकारी इकट्ठा करी थी, मुझे ये पता चला कि आपकी जो वाइफ है वो भी आपके साथ इसमें काम करती हैं। तो एक तो ये चीज़ है, और इसके अलावा बाकी लोगों का कैसा रिस्पॉन्स था?
मेरी फैमिली में अगर बोला जाए तो सब काफ़ी मतलब सबका हेल्प रहा और मेरे इस डिसीजन में सबका 100% साथ रहा, जो कि जिस चीज़ों को मैं शायद समझ पा रहा था और जो चीज़ें मैं करना चाह रहा था, तो उसमें मतलब शायद मेरी मम्मी हो, मेरे पापा हो, मेरी वाइफ हो, मेरा भाई हो, उन लोगों ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया कि अगर आप कुछ सोसाइटी के लिए सोच रहे हो और कुछ अच्छा करना चाह रहे हो तो आपके साथ हम हैं। तो इसमें किसी तरह का दिक्कत नहीं हुआ और आज भी मतलब हमेशा वो मेरे साथ खड़े हैं। जी, आपका जो ट्रांजिशन हुआ है, आप खुद एक बैंकर थे और उसके बाद फिर आप ना ही खुद एक किसान भी हैं बल्कि औरों के लिए भी आप जॉब्स प्रोवाइड कर रहे हैं। इस ट्रांजिशन के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। हाँ, ये अभी क्या मतलब मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मतलब एम्प्लॉयमेंट दिला पाऊँ। इसमें कैसा होता है कि शायद मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा एक बार फिर से एलोबरेट करेंगे। जी, कि मतलब जो आप पहले खुद जॉब कर रहे थे और डिपेंडेंट थे, आज आप औरों के लिए भी जॉब प्रोवाइडर हैं, तो इसमें आपको किस तरीके का क्या कुछ आपको देखने के लिए मिला? ये जो ट्रांजिशन है ये कैसा रहा? हाँ, मतलब मैं समझ सकता हूँ जिस तरह से कि मैं एक कभी खुद एम्प्लॉय था, जी, आज मैं एम्प्लॉयर हो गया हूँ। आज लोगों को एम्प्लॉय मतलब लोग हैं जो मेरे लिए काम कर रहे हैं। काफ़ी चीज़ें हैं और मतलब बोथ भी मतलब बहुत अच्छा ही है, क्योंकि चूँकि मैं खुद पहले किसी ना किसी इंडस्ट्री में काम कर रहा था और आज मेरे लिए लोग काम कर रहे हैं, तो मुझे ज़्यादा बेहतर तरीके से मैं लोगों को समझ पाता हूँ कि मतलब अगर कोई कहीं पे कोई इंसान कोई रोज़गार कर रहा है, काम कर रहा है, तो उनकी ज़रूरत क्या है, उनका जो है क्या इश्यूज हो सकते हैं एम्प्लॉयर के साथ और किस तरह की प्रॉब्लम होते हैं, तो ये शायद मुझे बेहतर समझ में आता है। टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर में बात करना चाहेंगे। हमारे राज्य में आपको क्या लगता है कि जो भी क्रॉपिंग मेथड है उसमें कौन कौन से ऐसे टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़ हैं जो किसानों को अडाप्ट करने चाहिए? किसानों को अगर टूल्स एंड टेक्निक की बात करें तो मैं एक एग्जांपल्स के साथ में शेयर करना चाहूँगा, मतलब बतलाना चाहूँगा। मतलब हर फील्ड में टेक्नोलॉजी ग्रो करने में इंसान को हेल्प कर रही है। और जब से ये टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, किसी भी बिजनेस में जाएं, पहले के बिजनेस करने का तरीका अलग था। अब से जब ये कम्युनिकेशन हुआ है, मोबाइल हुए हैं, मोबाइल में भी आज के डेट में लोग बिलिंग भी मोबाइल पे करते हैं, हर एक चीज़ें मोबाइल पे करते हैं, तो हर एक बिजनेस अपने हिसाब से अपडेट हुआ है। खेती में अपडेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अगर एक छोटा किराना दुकान में भी जाएं तो आजकल वो लोग बड़ा फाइल की और वो मतलब खाता बही लेकर नहीं बैठते। जी। उनके पास अलग अलग तरफ का ऐप आ गया है, उस ऐप में उधार खाता वगैरह सब मेंटेन करते हैं, तो उन्होंने कहीं ना कहीं वो अडेप्ट किया है उन चीज़ों को। आज के डेट में सामान भी वो होलसेलर से मंगवाते हैं, तो वो सिर्फ पहले होता था कि लोग जाते थे लेकर आते थे, आज वो मोबाइल में व्हाट्सअप किए उनका सामान आ गया। लेकिन ये चीज़ें अगर आप खेती में देखें तो लोग अडप्ट नहीं कर पाए हैं इसको, कि खेती में मुझे कहाँ पर ज़्यादा कॉस्टिंग हो रही है, कहाँ पर अभी जैसे क्या होता था कि अभी आज भी लोग हैं पूर्व अनुमान नहीं कर पाते कि बारिश होने वाली नहीं होने वाली है और बीज बो देते और जिसका नुकसान होता, स्प्रे कर देते जिसका नुकसान होता। तो अगर आप टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ते हैं, मौसम का पूर्वानुमान हो, आप अगर इरिगेशन की जो सिंचाई की भी बात करें, सिंचाई में क्या होता है कि आपको पता नहीं चलता कि एक्चुअल में उस पौधे को कितनी पानी चाहिए। लोग हैं बस 2 घंटे पानी चला दिए, हो सकता है कि उस पौधे का जड़ सड़ जाए। तो अभी जिस टेक्नोलॉजी के साथ मैं काम कर रहा हूँ, तो उस टेक्नोलॉजी में मुझे पता चल जाता है, जो सॉइल मॉइस्चर सेंसर ज़मीन में लगा हुआ उससे पता चल जाता है कि पौधे को कितनी पानी चाहिए। वो या तो ऐसा ओवर पानी तो मैं नहीं दे रहा हूँ, ओवर पानी देने से एक तो हमारी पानी की भी बर्बादी हो रही है और पौधे का भी खतरा है, उसका जड़ सड़ गल सकता है। तो टेक्नोलॉजी मुझे लगता है कि खेती में भी एक्सेप्ट करनी चाहिए, मतलब झारखंड के लोगों को खेती के साथ मतलब टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जी, आप एक संस्थान से भी जुड़े हुए हैं और उस संस्थान के साथ जुड़ कर के आप ग्रामीणों के ज़िंदगी में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए भी प्रयासरत रहते हैं, तो क्या कुछ काम वहाँ चल रहा है, उस विषय में जानना चाहेंगे? जी,
जिस संस्थान में मैं जुड़ा हुआ हूँ, संस्था का नाम है विनर विथ यू। तो विनर विथ यू जो संस्था है एक्चुअली ये लाइवलीहुड पे काम करती है और वीमेन एम्पावरमेंट पे काम करती है, एजुकेशन पे काम करती है। तो इस संस्था में मैं मतलब अपने तरफ से जो कंट्रीब्यूशन है, मैं फार्मिंग फील्ड में काफ़ी सारा कंट्रीब्यूशन दे पा रहा हूँ। आज जो ये संस्था विनर विथ यू है हजारीबाग ज़िला में काम कर रही है, चतरा ज़िला में काम कर रही है, कोडरमा और रामगढ़ और बोकारो ज़िला में काम कर रही है। तो वहाँ पर क्या है कि इस एनजीओ के माध्यम से वहाँ जो एफपीओ हैं, उन एफपीओ में जितने भी फार्मर्स हैं उनको हम सपोर्ट करते हैं, चाहे वो प्रोडक्शन हो कि हम प्रोडक्शन कैसे करें और हाई प्रोडक्शन कैसे ले सकते हैं। इसके अलावा उनको मतलब एक अच्छा मंडी दिलाने की कोशिश करते हैं कि आप अपने सामान को कहाँ भेज सकते हो और कहाँ से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें मदद करते हैं जी। क्योंकि आप इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, इसलिए आपसे जानना चाहेंगे कि सस्टेनेबल खेती पर आपका क्या टेक है, और पहले तो सस्टेनेबल खेती है क्या? सस्टेनेबल खेती की अगर बात करें तो देखिए शुरुआत वहाँ से करते हैं। अगर हम किसी भी काम को कर रहे हैं, मतलब हर एक इंसान हर एक फील्ड में जीविकोपार्जन के लिए काम करते हैं, तो आपकी जीविका कहाँ बेहतर हो सकती है और उस काम को आप कितने बेहतर तरीके से कर पाते हो, तो वो बड़ी बात होती है। फार्मर्स अभी भी जो है मैं झारखंड में देख पाता हूँ पारंपरिकगत खेती करते हैं, जो ट्रेडिशनल खेती हुई है। अभी भी अगर आप झारखंड में देखें तो मैं भी जो देख रहा हूँ कि लोग सीजनल खेती करते हैं। एक बार धान लगा दिए, उसके बाद वो धान ख़त्म होने के बाद वो समझिए 9 महीने वो खेत खाली ही पड़ा रहता है जी। तो फिर वो अगर ये माइंडसेट रहा तो वो कहाँ से वो डेवलप कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। अभी आप अगर अलग अलग क्षेत्र में जाएं, चाहे पंजाब जाएं, महाराष्ट्र जाएं, तो वहाँ पर वो धान की खेती के बाद भी अलग अलग क्रॉप निकालते हैं। जी। तो हमारे राज्य में ये है ना कि हमारे जो किसान हैं वो अभी भी बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ ही काम कर रहे हैं। कई गांवों में अभी भी पानी की भी असुविधा है। ऐसे में आप स्मार्ट खेती का क्या फ्यूचर देखते हैं? आपने सबसे पहले बोला कि पानी की कमी। स्मार्ट खेती में सबसे बड़ी बात यही है कि जो मैं जो खासकर टेक्नोलॉजी यूज कर रहा हूँ, इरिगेशन सिस्टम लगा हुआ है मेरे यहाँ, सॉइल मॉइस्चर सेंसर लगा हुआ है, तो इससे पानी की काफ़ी बचत हो जाती है। अगर मैं फर्स्ट ईयर का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। होता क्या था कि वाटरमेलन में लगाया हुआ हूँ। जब इनिशियली मैं खेती स्टार्ट किया था तो मुझे ऐसा टारगेट था, मेरे पास 10 एकड़ ज़मीन था इनिशियली। 10 एकड़ ज़मीन था तो क्या होता था कि टारगेट था कि मतलब प्लॉटिंग किया हुआ था, 1-1 एकड़ का प्लॉटिंग। तो 1 एकड़ में मुझे 2 घंटे पानी चलाने हैं जी। तो मुझे 20 घंटा पानी चलाना पड़ता था। अब मुझे ये पता नहीं चल पाता था एक्चुअल में उस प्लॉट में मुझे 2 घंटे पानी चलाने या नहीं चलाने। एक पुरानी विचारधारा के हिसाब से अच्छा मिट्टी में गीलापन आ गया है, अच्छा ठीक है, फिर मतलब पानी हो गया है। लेकिन जब से मैं ये सॉइल मॉइस्चर सेंसर इंट्रोड्यूस हुआ है हमारे खेत में, तब मुझे पता चल जाता है कि इस पौधे के लिए 10 मिनट या 15 मिनट ही खेत वाटर चाहिए, तो इससे वाटर की काफ़ी बचत हो जाती है। तो अगर आज किसान जो हैं, एक तो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम जो टपक विधि है, टपक विधि के साथ खेती करे। दूसरा, अगर जो टेक्नोलॉजी मैं यूज कर रहा हूँ सॉइल मॉइस्चर सेंसर, तो इससे पानी की काफ़ी बचत होती है और कम पानी में बेहतर खेती कर सकते हैं जी। पेस्ट कंट्रोल की कौन कौन से मेथड्स आप यूज़ करते हैं और बीज किस तरीके के यूज़ करते हैं? ज़्यादातर बीज में हाइब्रिड बीज ही यूज करता हूँ। और अगर पेस्ट कंट्रोल की बात करें तो मैं कोशिश करता हूँ, मैं प्रिवेंटिव यूज करने की मैं ज़्यादा यकीन रखता हूँ। जैसे कि एक एग्जांपल मैं बताता हूँ, मैं ज़्यादा केमिकल में कोशिश करता हूँ कि मैं केमिकल कम यूज करूँ। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इनिशियली अगर पौधा 10-15 दिन का हो गया, उसमें कोई कीट ना पड़े, तो मैं क्या करता हूँ, नीम ऑयल ले आता हूँ और नीम ऑयल का छिड़काव कर देता हूँ। और ये मैं पर वीक के हिसाब से ये ऐसा किया हुआ कि इस संडे मैंने नीम ऑयल का छिड़काव किया है तो नेक्स्ट वीक फिर से नीम ऑयल का छिड़काव। तो इससे क्या होता है कि पौधे जो हैं मतलब कीड़े मकोड़े नहीं होते।
पढ़ पाते। तो प्रिवेंटिव में ज़्यादा फोकस करता हूँ कि कोई बीमारी आए उससे पहले मैं क्या प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकता हूँ, कर सकता हूँ, तो उस पर ज़्यादा मेरा ध्यान होता है। जी, विनोद जी, आप खुद भी किसान हैं और साथ ही में आप संस्थान के साथ जुड़ कर के ग्रामीणों के ज़िंदगी में बेहतरी के लिए भी काम कर रहे हैं। आपने जो नॉलेज गेन किया है अपने काम के दौरान, आप वो बाकी किसानों को भी इम्पार्ट करते हैं। तो हमारे राज्य में इतने साल तक काम करने के बाद जो भी आपको समस्याएं लगी हों कि किसानों को अगर ये सुविधाएं मिल जाएं तो बहुत बेहतर हो सकता है, तो क्या क्या चुनौतियां हैं हमारे राज्य में किसानों को? चुनौतियों की अगर बात करें, मैं जैसा आपने को एक सवाल में पीछे कहा था कि लोग एक्सेप्ट, मतलब आपने श्री विधि की बात करी थी कि लोग एक्सेप्ट नहीं करते। किसानों को ये समझना होगा, और मतलब मैं जिन किसानों से मिल रहा हूँ चीज़ों को वो समझ पा रहे हैं और शायद नई टेक्नोलॉजी को या नई विचारधारा को अपनी खेती में यूज कर पा रहे हैं। फिर भी अभी अगर झारखंड में आप देखें तो अधिकतम जो किसान हैं जो आज से 50 साल पहले जो खेती की विधि थी उसी विधि से आज भी खेती कर रहे हैं, और जिसके कारण उनको नुकसान होता है। तो हर एक चीज़ों में अपडेशन की ज़रूरत है, किसानों को भी अपने आप को अपडेट करने की ज़रूरत है खेती के लिए कि मुझे किस हिसाब से। अभी लोग, मतलब मैं अपने गांव की ही बात बताता हूँ, वहाँ पर उनको पता है कि इतने दिन में मुझे इतना डीएपी लाना है, डीएपी का छिड़काव कर देना है, बस धान बेहतर हो जाएगा। इतने दिन में यूरिया लाना है, यूरिया का छिड़काव कर देना है। उसके अलावा भी चीज़ें हैं जो कि बेहतर तरीके से हम प्रोडक्शन ले सकते हैं और शायद यूरिया डीएपी की ज़रूरत भी ना पड़े। लेकिन वही है, मुझे ऐसा लगता है जागरूकता की कमी है। जी, तो हमारे राज्य में एक जागरूकता की कमी है, ये आपको लगता है कि किसानों को अगर जागरूक कर दिया जाए तो वो खुद ही अपने लिए बहुत सारे इनिशिएटिव ले सकते हैं। मैं महिला सशक्तिकरण से जोड़ करके एक आपसे सवाल करना चाहूँगी कि अभी हम कह रहे हैं कि महिलाएं हर फील्ड में आती हैं, बट किसानों में महिला किसान हम बहुत कम देखते हैं। क्या कुछ आप ऐसा कर सकते हैं अपने स्तर पर कि महिलाएं इस फील्ड में भी आने के लिए, पढ़ी लिखी महिलाएं भी इस फील्ड में आने के लिए मोटिवेट हों? महिलाओं की अगर बात करें तो हमारे यहाँ जैसे हमारे फार्म में भी मैं मतलब उस तरह से लोगों को, मतलब अगर मेरे फार्म, मतलब जहाँ पर मैं खेती कर रहा हूँ, हमारे साथ मतलब काफ़ी लोग काम कर रहे हैं, उसमें से महिलाएं भी हैं जो कि वो काम कर रही हैं। और हर महिलाओं, मतलब काफ़ी महिलाएं हैं जिनको नॉलेज है कि हम किस विधि से खेती कर रहे हैं, और इतने दिनों में 3-4 साल में मतलब महिलाओं को पता चल गया है और वो अपने घर में भी उस हिसाब से वो खेती करती हैं। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ खेती में जो आगे आना चाहे आ सकते हैं। मतलब यहाँ पर ये नहीं कि पुरुष ही बेहतर कर सकते हैं या महिला ही बेहतर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। बस सोच की बात है कि हमें क्या करना क्या है। जी विनोद जी, जब हम आपकी स्टोरी देखते हैं ना तो आप बिल्कुल ही एक अलग बैकग्राउंड से आते हैं और आपने फिर खेती में अपना करियर बनाया है। शुरुआती दौर में क्या आपने कुछ ट्रेनिंग ली थी? कहाँ से आपने सीखा और किस तरीके से आपने इसको इम्प्लीमेंट किया? जो ट्रेनिंग आपने ली या नहीं, और कैसे आपने सीखा शुरुआती दौर में? मैंने ट्रेनिंग नहीं ली। बीइंग मतलब बोल सकते हैं कि MBA का छात्र था, मतलब क्वालिफिकेशन MBA थी जी। उसमें काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी थी कि मतलब कोई काम करने से पहले रिसर्च वर्क करें और फिर आगे बढ़ें। तो मैंने इसके लिए करीबन 3 महीने का रिसर्च वर्क किया था। मतलब कहीं भी जहाँ पर इस तरह की कोई खेती कर रहे होते लार्ज स्केल में, मैं उनके यहाँ जाता था, समझने की कोशिश करता था। तो इस तरह से उस दौरान में जब मैंने ये खेती का सोचा, उस दौरान जैसे और मांझी में काफ़ी फार्मर्स थे जो खेती कर रहे थे, खूंटी में जो थे वो काफ़ी सारे, तोरपा, काफ़ी सारे ऐसे जगह थे। तो मैं वहाँ अलग अलग किसानों के साथ जाता था, बैठता था, दिन भर उनसे जानने की कोशिश करता था कि चीज़ें हैं क्या, कैसे हैं। लेकिन वो चीज़ें तो सीख गया था, लेकिन क्या होता है कि जब तक आप खुद से एक्सपेरिमेंट नहीं करते हो आप खेती में बेहतर नहीं हो सकते हो। जिसका कारण ये था कि मैंने खेती तो स्टार्ट की, लेकिन हर एक, जैसे कि जो एक्सपीरियंस फार्मर्स हैं उनको हर एक पत्तों में उनको पता चल जाता है कि कौन सी बीमारी लगी है, नहीं लगी है। इनिशियली मुझे वो पता नहीं चल पाता था, तो मुझे फर्स्ट ईयर मतलब लॉस मेकिंग करना पड़ा, क्योंकि मुझे जो भी बीमारी वगैरह आती थी वो समझ में नहीं आता था। तो धीरे धीरे चीज़ों को मैं खुद सीखता गया और आज बेहतर है, चीज़ें सब समझ में आती हैं। जी,
हमारे दर्शक जो आज ये कार्यक्रम देख रहे हैं, हो सकता है उनमें से कई किसान हों जो शायद इसके बारे में और जानना चाहते हों या आपसे इंस्पायर होकर के इस तरीके के टेक्निक्स एंड टूल्स को इम्प्लीमेंट भी करना चाहते हों, तो वैसे किसानों को आप क्या कहेंगे? जी, मैं कहना चाहूँगा, मतलब खासकर आज एक चीज़ मैं ऐसे स्टार्ट कर सकता हूँ, मतलब विभिन्न जैसे कि गार्जियन होते हैं, बहुत सारे गार्जियन होते हैं, आपने सुना होगा कि हर एक गार्जियन चाहता है अगर मेरा बेटा डॉक्टर बने, मेरा बेटा इंजीनियर बने, ऐसी परिकल्पनाएं करते हैं, लेकिन कोई भी फादर नहीं चाहता कि मेरा बेटा किसान बने। जी। तो मैं मतलब ऑडियंस और झारखंड की जनता से कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि या फिर उन गार्जियन को मैं कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि किसान बेकार होता है। आप इस फील्ड में भी आकर एक बेहतर भविष्य बना सकते हो और आगे बढ़ सकते हो, सिर्फ काम करने की ज़रूरत है। जी, आपकी ज़िंदगी में पर्सनली कितना बदलाव आया है? क्योंकि एक चीज़ जो आप मोटिवेट कर सकते हैं कि आप अपना फाइनेंशियल बैकग्राउंड दिखाएं कि किसान बनने से ऐसा नहीं है कि आपका जो फाइनेंशियल स्थिति है वो बहुत नीचे गिर जाएगा। तो आप अगर अपना एग्जांपल देख करके ये समझाना चाहें कि पहले से और अब में क्या अंतर है, एक जब आप जॉब कर रहे थे और किसान जो कि एक फ्लोरिस्ट किसान है जिसमें कि जो कि फाइनेंशियली उतना नीचे नहीं है? वैसी बात करें तो मैं बोलना चाहूँगा, मैं पहले 15 साल मैंने मेट्रोपॉलिटन सिटी पुणे में बिताया है। जी। मैं एक बहुत बड़ी सिटी में रहता था, लेकिन कहीं ना कहीं मैं गुमनामी में जी रहा था। पैसे अच्छे थे, अच्छे पैसे कमा रहा था, लेकिन एक गुमनामी थी। मैंने जब से ये किसान खेती अपनाई है, काम कर रहा हूँ, एक अच्छा जीवन जी पा रहा हूँ और अपने साथ 50 से 100 लोगों को भी एक बेहतर जीवन दे पा रहा हूँ। तो आज कहीं ना कहीं पुणे में मैं गुमनामी में था और यहाँ पर एक शायद सोसाइटी के हर लोग मुझे जानते हैं और झारखंड में जानते हैं। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है मेरे लिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और स्मार्ट खेती को लेकर के हर तरीके की चर्चा करने के लिए, चाहे वो प्रोसेस हो, टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़ हो, किस तरीके से आपने किसानों से बात की है और अपनी जो आपने जर्नी बताई है कि आपका जो ट्रांजिशन रहा है, मुझे लगता है कि वो देख कर के कई लोग इंस्पायर हुए होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी तरीके से हर हफ्ते हम आपको ऐसे मेहमानों से मिलाते हैं जो झारखंड राज्य में किसी न किसी फील्ड में ऐसा काम कर रहे हों कि एक सकारात्मक बदलाव लेकर के आ रहे हों। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। मैं मिलूंगी आपको नई दिशाएं के अगले अंक में। तब तक के लिए जोहार।